जी स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ग्रेविटी और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। ये टॉपिक फिज़िक्स का क्लास 9-10 के अंदर पढ़ाया जाता है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ये टॉपिक समझना कि बेसिकली ग्रेविटी है क्या, आई कहाँ से, इसको किसने बनाया, और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो ये तो बिल्कुल ही सर के ऊपर से गुजर जाता है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर दूँ। देखिए, पहले हम बात करेंगे ग्रेविटी की। ग्रेविटी कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, सिंपल सी एक चीज़ है। वो क्या चीज़ है जनाब? ये डिस्कवर की थी ये न्यूटन साहब ने। और एक स्टोरी है कि ये सेब के दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, इनके सर पे सेब आके गिरा तो उन्होंने ग्रेविटी देखी। नहीं, ऐसी कोई रियलिटी है या नहीं इसका हमें नहीं पता, लेकिन बाहर इतना हमें पता है कि इन्होंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जब गिरती हैं तो हमेशा ज़मीन की जानिब आती हैं, ऊपर नहीं जाती। तो इसका मतलब क्या हुआ? ज़मीन के अंदर कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जो हर चीज़ को ये अपनी जानिब खींचती है। तो इन्होंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया और इसको नाम दिया ग्रेविटी का। सिंपल डेफिनेशन। और इससे ज़्यादा ग्रेविटी के अंदर कुछ भी नहीं है। और सवाल पैदा ये होता है, ये आई कहाँ से, इसको बनाया किसने? तो इसका जवाब आज तक साइंस के पास नहीं है कि बेसिकली ग्रेविटी आई कहाँ से। क्लियर है ये? बस इतना पता है कि भाई ग्रेविटी है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, यानी नेचर में ये एक चीज़ एग्जिस्ट करती है। हाँ, फिर हमने ये स्टडी किया कि इस ग्रेविटी की वजह से क्या क्या एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, इस ग्रेविटी की वजह से हमें क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, या हम फ्यूचर में क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं। जब ग्रेविटी डिस्कवर हुई तो फिर इनको समझ में ये भी आया कि भाई सूरज के गिर्द तो ज़मीन घूम रही है, इसमें भी ग्रेविटी का अमल दखल मौजूद है कि सूरज जो है ज़मीन को अपनी जानिब गोल गोल घुमा रहा है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। इनको ये भी पता चला जब वो क्या नाम, चांद ज़मीन के गिर्द गोल गोल घूम रहा है तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। ये भी देखा कि भाई ज़मीन के गिर्द जब हम सेटेलाइट लॉन्च करते हैं, सेटेलाइट जो ज़मीन के ऊपर घूमते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनको बांध के रखती है कि भाई वो आगे ना निकल जाए? तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो। सही है? तो यानी ग्रेविटी आई कहाँ से, किसने बनाई, इसका जवाब साइंस के पास नहीं है। हमने क्या स्टडी किया, हमने पहले ये पता चला है कि हाँ भाई एक फ़ोर्स है जिसका नाम न्यूटन ने ग्रेविटी रखा, और उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है। और आने वाले दिनों में इन एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने जिस तरह क्या ना ज़मीन के इर्द गिर्द सेटेलाइट लॉन्च कर दिए। सही है? और भी बहुत सारे काम किए। जहाज़ ने क्या नाम, अपना एयरप्लेन के ज़रिए हमने उड़ना सीख लिया, किस किस तरह हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को जब हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का पता चल गया तो फिर हमने ये भी देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स को कम या ज़्यादा किस तरह किया जा सकता है। तो वो भी हमने उसको अप्लाई करते हुए जहाज़ को उड़ाना सीख लिया। सही है? तो ये सारी चीज़ें ग्रेविटी के बाद डिस्कवर होनी शुरू हो गई। अच्छा, ग्रेविटी चूँकि एक फ़ोर्स है, और फोर्स क्या होती है? वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी हर वो क्वांटिटी जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी है। तो ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। आप ज़मीन के किसी भी हिस्से पे आप खड़े हुए होगे तो ज़मीन आपको अपनी सेंटर की जानिब खींच रही है। सही है? तो आप ज़मीन के अंदर चले क्यों नहीं जाते? वो इस वजह से कि ज़मीन की सरफेस मौजूद है। अगर सरफेस यहाँ पे ना हो, यहाँ पे खड्डा हो, आप सीधे ज़मीन के सेंटर में जाके गिरोगे। तो यानी एक ना एक फोर्स है जो कि ज़मीन के सेंटर के अंदर मौजूद है। न्यूटन ने ऑब्ज़र्व किया, उसको इसने ग्रेविटी का नाम दे दिया। जब इसने इससे मज़ीद तहकीक की, मज़ीद इस पे उन्होंने काम किया, तो इन्होंने फिर एक लॉ बनाया जिसका नाम दिया इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस लॉ में इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? इन्होंने कहा कि इसको पढ़ लेना, बुक्स में ही मौजूद है, पढ़ भी लेना इसको, कि दुनिया के अंदर जितनी भी बॉडीज़ मौजूद हैं जिनके अंदर मास है, सही, जितनी भी बॉडीज़ मौजूद हैं जिनके अंदर मास है, मास की डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मास के बारे में ऑलरेडी एक मैं वीडियो कंप्लीट बना चुका हूँ। सही है ना? तो जितनी बॉडीज़ जिनके अंदर मास है वो तमाम बॉडीज़ एक दूसरे को किसी एक फोर्स के साथ खींच रही हैं एक दूसरे की जानिब। सही? इसे हम कहेंगे, ये कहलाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ भाई हमारे इर्द गिर्द तो काफ़ी बॉडी है जिनमें मास है। मेरे सामने टेबल रखी हुई है, अलमारी रखी हुई है, सही है, और काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं, ये आपस में एक दूसरे खींच के चिपक क्यों नहीं जाती जनाब? इसकी लॉजिक है, इसकी लॉजिक ये है, फिर इन्होंने एक फार्मूला दिया। फार्मूला क्या दिया? उन्होंने कहा कि भाई सपोज़ कर लो एक बॉडी ये है जिसका मास m1 है, और दूसरी बॉडी ये है जिसका मास m2 है। m2 वाली बॉडी जो है जिस फोर्स से इसको खींच रही है उसको F2 का नाम दिया, और
M1 वाली बॉडी जो जिसको इस फोर्स से इसका नाम दिया इसने F1। उन्होंने कहा कि F1 और F2 किसके बराबर हैं। F1 और F2 की अगर आपने वैल्यू निकालनी है, आपको पता करना है कि ये किस फोर्स के साथ एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो जनाब आप क्या करो, इनके मास को मल्टीप्लाई करो, दोनों के मास को। फर्स्ट करो, इसका मास है 5 किलोग्राम, इसका मास है 3 किलोग्राम, सही है ना। आप करो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 और इनके दिमाग में डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, तो नीचे 2 का स्क्वायर ले लो। सिंपल बात समझ में हो गई। और यहाँ पे ये इन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है, जी की जगह पे लिख दो 6.67428 इंटू 10 की पावर -11, यानी बहुत छोटी सी वैल्यू है ये। क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है। जब आप इसका आंसर निकालोगे ना, बहुत छोटी सी, इतनी माइनर इतनी माइनर इतनी माइनर सी वैल्यू आएगी पॉइंट्स के अंदर, इतनी छोटी सी फोर्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक 5 किलोग्राम की बॉडी है, बराबर में 3 किलोग्राम की बॉडी है, वो अट्रैक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, खींच रही हैं, लेकिन उनके दरमियान फोर्स इंतहाई कम है। तो यार ज़मीन के में इतनी फोर्स क्यों है, ज़मीन हमें क्यों खींच लेती है यार? क्योंकि भाई ज़मीन पता है कितनी बड़ी है, ज़मीन समझ लो ये है, सही है। तो ज़मीन के ऊपर जो केटू पहाड़ जो है, केटू पहाड़ वो इतना सा नज़र आता है, बल्कि इससे भी छोटा नज़र आता है। तो आपकी क्या औकात है इसके अंदर, आप कहाँ हो उसके अंदर, आपका तो पता भी नहीं चलता इसके अंदर। तो आपके मुकाबले में कितना बड़ा मास है ये भाई। तो इसका मतलब ये, अगर अगर आप सपोज़ कर लो ये मास M1 जो है बहुत बड़ी वैल्यू है, और मास M2 ये, चलो ये भी सपोज कर लो आपका वेट कितना है, 27 किलोग्राम, सही है। और ये मास, ज़मीन का मास इस वक्त मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितना है, बहुत बड़ी वैल्यू बहरहाल ये। अब ज़रा यहाँ पे कैलकुलेशन में डालो उसको, ज़रा यहाँ पे ज़मीन का मास डालो, यहाँ पे अपना मास डालो, और आपके और ज़मीन के रेडियस के दरमियान में डिस्टेंस है, सही है। ये डिस्टेंस की भी एक वैल्यू है, सही है। ये डिस्टेंस यहाँ पे डाल दो, सही है। जब ये डालोगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ये एक रीज़नेबल फोर्स आएगी यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, ये इस फोर्स से ज़मीन आपको अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रही है, सही है। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, एनी पार्टिकल ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एनी अदर विद अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, वे जी इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यानी बात समझ में आ गई सारी ये, यानी जो फोर्स एक दूसरे पर अप्लाई हो रही है वो किसके बराबर है, वो दोनों मासेस के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जो कि नीचे वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहलाती है, और जो ऊपर वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या फ़र्क होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये होता है कि अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी, सही है। और अगर वैल्यू ये वाली वैल्यू बढ़ेगी ना, तो ये वाली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर ये वाली वैल्यू बढ़ाओगे तो ये वाली वैल्यू कम होगी। आई बात जहन में। तो जनाब ये है न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई होप कि आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत सिंपल अंदाज में आपको समझाने की कोशिश की है। ओके जनाब।